लड़की जो सीसीटीवी में दिखी, लेकिन असल में थी ही नहीं, दिल्ली के एक अपार्टमेंट में। रात 2:41 पर एक लड़की लिफ्ट से बाहर निकली। सीसीटीवी में साफ दिखा, बाल खुले, सफेद कपड़े, बाईं ओर झुका चेहरा। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्ट लिखाई, तो पता चला उस फ्लोर पर ऐसा कोई फ्लैट था ही नहीं। और जब पुलिस ने उसकी पहचान निकाली, तो जो नाम निकला, वो उस अपार्टमेंट में 13 साल पहले मर चुकी एक लड़की का था। कुछ सच्चाइयां इतनी खामोश होती हैं कि उनकी चीख भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होती। और दिल्ली के वर्धमान हाइट्स अपार्टमेंट में रात 2:41 पर एक लड़की लिफ्ट से बाहर निकली, सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा थोड़ा झुका हुआ। लेकिन ये कोई आम सीसीटीवी क्लिप नहीं थी। क्लिप देखकर सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया, क्योंकि कैमरे में जो समय चल रहा था वो रुक गया था। उसी समय लिफ्ट की बत्ती भी झपकी थी और रिकॉर्डिंग के बीच 2 सेकंड की ब्लैंक स्क्रीन आई थी। पर जो सबसे डरावनी बात थी, वो ये, अपार्टमेंट के उस फ्लोर पर कोई फ्लैट था ही नहीं। उस जगह पर सिर्फ एक बंद दरवाजा था जिस पर फायर एग्जिट लिखा हुआ था, लेकिन वो सालों से खुला ही नहीं था। अब सवाल ये था, अगर कोई वहां से बाहर आया, तो वो गया कहां और आया कहां से? अगले ही दिन पुलिस पहुंची, सीसीटीवी की क्लिप जांची गई और पूरा अपार्टमेंट सील कर दिया गया। एसीपी करण वर्मा को यह मामला सौंपा गया, जो साइकोलॉजिकल केस और एक्सीडेंटल मर्डर के एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, जो लड़की लिफ्ट से बाहर निकली, वो आखिर किसके फ्लैट में घुसी? लेकिन जब बिल्डिंग का नक्शा देखा गया, तो सामने आया, जिस फ्लोर की सीसीटीवी क्लिप है, वहां उस दिशा में कोई फ्लैट ही नहीं है, बस एक बंद फायर एग्जिट है। एसीपी करण बोले, तो क्या वो लड़की दीवार के आर पार हो गई? टेक्नीशियन ने जवाब दिया, सर, कैमरे में 2 सेकंड की ब्लैंक स्क्रीन है और लिफ्ट की घड़ी उस वक्त रुक गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एसीपी ने सख्ती से कहा, उसी फ्लोर की तलाशी लो, उस एग्जिट को खोलो। जब दरवाजा खोला गया, एक भारी सील लगी थी और जैसे ही वो हटाई गई, अंदर एक लोहे की सीढ़ियां थीं, जो नीचे एक अंधेरे बंकर में जाती थीं। बंकर में एक स्टूल था और उस पर रखी थी एक डायरी, जिसमें पहले पेज पर लिखा था, मेरी मौत को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक इसी बिल्डिंग में हूं। एसीपी करण ने दस्ताने पहनकर डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले थे, लेकिन एकदम ताजा गंध दे रहे थे, जैसे किसी ने कल ही लिखा हो। पहले पेज पर बस एक लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो मैं फिर से सीढ़ियों पर दिखूंगी। करण चौंका। उसी समय वायरलेस पर गार्ड बोला, सर, सीसीटीवी में फिर से वो लड़की दिखी है, वो फिर उसी सीढ़ी पर बैठी है। करण ने टीम को वहीं रोका और डायरी का अगला पन्ना पलटा। इस बार लिखा था, मेरा नाम रिया मल्होत्रा है और मैं इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 7C में रहती थी, लेकिन 13 साल पहले मुझे इसी बंकर में बंद कर दिया गया था। करण के पीछे खड़े सीनियर इंस्पेक्टर जोशी ने पूछा, सर, फ्लैट 7C तो अब किसी शर्मा फैमिली के नाम पर है ना? करण बोले, चेक द बिल्डिंग रिकॉर्ड्स 13 साल पीछे। 10 मिनट बाद जो रिपोर्ट आई, वो कहानी को हिला देने वाली थी। फ्लैट 7C में 13 साल पहले रिया नाम की लड़की रहती थी और एक दिन वो गायब हो गई। कोई शव नहीं मिला, कोई मर्डर केस नहीं चला, फाइल मिसिंग पर्सन कहकर बंद कर दी गई थी। और अब उसका नाम और उसकी हैंडराइटिंग उसी डायरी में थी, जो एक सील बंद एग्जिट के अंदर मिली थी। करण के हाथ कांप गए और तभी वायरलेस पर एक और कॉल आया, सर, लिफ्ट के कैमरे में जो दिखा है, वो रिया नहीं, एसीपी करण है, लेकिन वो नीचे जा रहा है, जबकि सर तो ऊपर है। एसीपी करण के हाथ की डायरी नीचे गिर गई। सामने स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा था, उसमें करण खुद लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे और उन्हीं सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे, जहां वो लड़की पहले बैठी थी।
लेकिन असल में करण तो कमांड रूम में खड़े थे, वायरलेस हाथ में, चारों तरफ पुलिस टीम के साथ। इंस्पेक्टर जोशी कांपती आवाज में बोला, सर, आप तो यही हैं ना? करण, हूं। लेकिन जो वहां है, उसके हाथ में भी वायरलेस है। पुलिस के एक तकनीशियन ने फौरन रिकॉर्डिंग रोकनी चाहिए, लेकिन सिस्टम फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर करण जैसा दिखने वाला व्यक्ति अब लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों की ओर जा रहा था, और पीछे से वही लड़की, बिना आवाज, उसके पीछे चल रही थी। उस पल टीम को एक और धक्का लगा, जिस एसीपी करण को वो स्क्रीन पर देख रहे थे। वो उन्हीं कपड़ों में था जो करण ने आज पहने थे, और उसकी कलाई पर भी वही घड़ी थी जो करण आज सुबह ही खरीदी थी। करण के होठ सूखने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर वो मैं हूं, तो ये लड़की मुझे कहां ले जा रही है? तभी कमांड रूम की लाइट 1 सेकंड को बंद हुई, और जब वापस आई, डायरी गायब थी, और उसी जगह फर्श पर लिखा था, एक बार कोई मेरी कहानी में आ जाए तो वो किरदार बन जाता है। एसीपी करण ने चुपचाप अपनी जेब से टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से उतरकर फिर उसी बंकर में गया। वहां अब कोई डायरी नहीं थी, लेकिन एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसके प्ले बटन पर खून के धब्बे थे। करण ने दस्ताने पहनकर उसे प्ले किया। रिकॉर्डर में एक धीमी, कांपती आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो तुम वही हो जिसके लिए मैंने 13 साल इंतजार किया। करण की आंखें सिकुड़ गईं। वो आवाज उसे कहीं सुनी हुई लग रही थी, लेकिन याद नहीं आ रही थी। फिर उसी रिकॉर्डर से एक और आवाज आई, इस बार पुरुष की, रिया, तुम पागल हो गई हो। ऐसा कोई लौटकर नहीं आता। ये सब दिमागी बीमारी है। करण के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। तभी रिकॉर्डर से आखिरी लाइन सुनाई दी, मैं जानती हूं तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुम वही हो जिसने मुझे दफनाया था। करण झटका खाकर पीछे हटा। उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखा, लेकिन बंकर का दरवाजा अब बंद हो चुका था, और बाहर लिखा था, अब कहानी पूरी होगी जब तुम मानोगे कि वो सब झूठ नहीं था। अगले दिन करण ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए सभी पुराने फाइल्स और दस्तावेज खंगालने शुरू किए, लेकिन एक दस्तावेज पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसके हाथ कांपने लगे। दस्तावेज में लिखा था, 30 जुलाई 1989, रिया मल्होत्रा, 7 सी फ्लैट, लापता। मौत का मामला नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि पुलिस को एक चेतावनी मिली थी, अगर वो लड़की मरेगी तो हर पीढ़ी में एक लौटेगा। ये वही चेतावनी थी जो रिया की डायरी में लिखी गई थी, और उसी चेतावनी ने करण को परेशान कर दिया। उसने गहरे निशान वाले दस्तावेज को पलटा। वहां उस लड़की का नाम था, रिया मल्होत्रा, और नीचे लिखी थी एक तारीख, आपके लिए अब इस मामले को खत्म करना जरूरी है, अगली पीढ़ी उसी रास्ते पर चलकर लौटेगी। अब करण के मन में एक सवाल उभरा, क्या यह सच था कि उसकी जिंदगी को किसी और के द्वारा फिर से लिखा जा रहा था? उसे महसूस हुआ, वो सब जानने से पहले उसे उस लड़की की कहानी का हिस्सा बनना था। तभी दस्तावेज में एक और खुफिया पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, करण वर्मा ने ही रिया को मारने का आदेश दिया था 13 साल पहले, और अब वह खुद उस शाप का हिस्सा है। करण अब अपनी ही यादों से डरने लगा था। जब उसने बंद कमरे में अकेले खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ, वो सिर्फ पुलिस अफसर नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। उस रात उसने अपने घर के स्टोर रूम में एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक सफेद दुपट्टा था, जिस पर खून के सूखे धब्बे थे, और साथ में एक पेपर का टुकड़ा, जिस पर रिया की हैंडराइटिंग में लिखा था, जब वो मुझे धक्का देगा, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ प्यार मांग रही थी, लेकिन उसे डर था कि मैं उसके राज खोल दूंगी। करण का सिर चकरा गया। कौन था वो? और क्यों रिया को लगता था कि उसे मार दिया जाएगा? तभी करण को याद आया, 13 साल पहले उसने एक केस हैंडल किया था जिसमें एक लड़की को मेंटल कहकर बंद करवा दिया गया था, और फिर वो लड़की गायब हो गई थी।
फाइल्स में उसका नाम छुपा दिया गया था। और अब करण समझ गया, वो लड़की रिया थी। और उस केस को गलत मानकर ही उसने एसीपी की पोस्टिंग छोड़ दी थी। लेकिन शायद वो सच्चाई रिया ने लिख दी थी और वो कभी मिटाई नहीं जा सकी। उसी रात करण के घर की लाइट गुल हुई और जब वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, सफेद कपड़े, गीले बाल और वही आखिरी लाइन, अब तू ही बता, मैंने झूठ कहा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, जैसे वो किसी और की शक्ल ले चुकी हो। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और उसमें डर नहीं, एक शिकायत थी। उसने करण की ओर इशारा किया और बोली, तू मानेगा नहीं करण, लेकिन तूने ही सब शुरू किया था। मैंने माफ कर दिया था, लेकिन तेरी कहानी ने मुझे नहीं छोड़ा। करण कांपते हुए बोला, तू कौन है? लड़की ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो हर उस कहानी का अंत बनती हूं जो अधूरी छोड़ी जाती है। और उसी वक्त करण के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, सीसीटीवी ने नया फुटेज सेव किया है, देखना चाहेंगे? करण ने हां दबाया। स्क्रीन पर वही लिफ्ट थी, लेकिन अब उसमें करण खुद खड़ा था, चेहरा सफेद, आंखों में खून की लकीरें। और पीछे से वही लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक लाइन उभरी, अब तुम रिया की कहानी के आखिरी किरदार हो। सुबह हो चुकी थी, लेकिन करण की आंखों में अब भी रात थी। जो सीसीटीवी फुटेज उसने देखा था, वो अब सिस्टम से मिट चुका था। सबूत कोई नहीं, लड़की गायब, डायरी नहीं मिली। एसीपी करण अब सिर्फ एक शक बन गया था और सिस्टम में दर्ज था, मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर, लीव एडवाइज्ड। पर करण नहीं रुका। उसने खुद को घर में बंद कर लिया और पिछले 13 साल की हर केस फाइल टेबल पर बिछा दी। और तभी उसे मिली एक तस्वीर, एक केस क्लोजर के दस्तावेज में, उस लड़की की जिसका चेहरा आज तक धुंधला था। लेकिन उस तस्वीर में लड़की के पीछे एक आदमी खड़ा था, वो कोई और नहीं, खुद करण था। करण की रूह कांप गई। उसने अब तक खुद को कहानी से बाहर समझा था, लेकिन वो तो पहले पन्ने से ही अंदर था। उसी शाम करण ने एक चिट्ठी लिखी, मैं नहीं जानता मैं दोषी हूं या नहीं, लेकिन अगर रिया की आत्मा को मेरा कबूलनामा चाहिए तो मैं कहता हूं, हां, मैं था। अगर वो अब भी यही है तो आज रात 2:41 पर फिर लौटेगी और मैं उसी लिफ्ट में उसका इंतजार करूंगा। रात 2:41 करण लिफ्ट में खड़ा था, अकेला। लाइट झपकने लगी, कैमरा चालू था और फिर एक परछाई पीछे से आई और करण की ओर झुकी। अगली सुबह लिफ्ट खाली थी। सीसीटीवी फीड में कोई नहीं था, लेकिन बिल्डिंग के नीचे एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था, अब कहानी पूरी हुई। अब अगली कहानी किसकी है? क्या आप मानते हैं अधूरी आत्माएं, अधूरी कहानियां दोबारा लौटती हैं अपना अंत खुद लिखने? क्या करण दोषी था या सिर्फ एक मोहरा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और जुड़िए मिस्ट्री जंक्शन से, जहां हर कहानी सच्चाई से टकराती है।